हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 16.2 फॉर्म्स ऑफ वाटर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर 16 चल रहा है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। तो प्रीशियस रिसोर्स है वाटर हमारे लिए। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में समझा था और साथ ही बच्चों हमने ये भी देखा था कि किस तरह से जो वाटर है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, वो खर्च हो रहा है। तो चलो बच्चों आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर यू एफ्रेड दैट कंटिन्यूअस यूज will someday exhaust all the water available for use? हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में वाटर कितनी क्वांटिटी में फ्रेश वाटर जो हमारे पीने लायक है उसका अंदाज़ा लगवाया था। कितना था बच्चों? लगभग 0.003% या 7%, कितना भी ले लो बट 0.00 समथिंग है ना। तो कितना कम पानी जो है वो हमारे पीने के लिए इस अर्थ पे अवेलेबल है। तो क्या आप डर गए कि अगर हम पानी का इसी तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये एक दिन पानी जो है वो विलुप्त हो जाएगा, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ठीक, you know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle। बट बच्चों आपको ये भी पता है कि पृथ्वी पर जो पानी है वो मिलियन साल से मेंटेन्ड है, यानी व्यवस्थित है। और किसके रूप में? कुछ प्रोसेसेस के रूप में, और जिसमें से एक प्रोसेस के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। पढ़ा है ना आपने वाटर साइकिल के बारे में? बहुत बढ़िया। यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। आप अपनी ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं कि आपको वाटर साइकिल के बारे में जो भी पता है वो। जैसे बच्चों वाटर साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले जो ओशियंस हैं, जो समुद्र हैं, उनसे पानी जो है वो भाप की फॉर्म में गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अच्छा, फिर ये पानी ऊपर जाता है और बादलों में जमा हो जाता है ना। अच्छा, फिर बादल जो हैं वो ठंडे होते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद जब वही पानी हमारे पास आता है एज अ रेन, है ना। तो एक वाटर साइकिल जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। You know that when water circulates through the water cycle, it can be found in the all the three forms। आपको पता है कि जो वाटर साइकिल है उसमें वाटर अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जैसे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों फॉर्म्स होती हैं जिसमें जो पानी है वो वाटर साइकिल में सर्कुलेट होता रहता है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है ना। अच्छा, एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ, यानी किसी भी समय कहीं पर भी पूरी पृथ्वी पर। द सॉलिड फॉर्म, अब सॉलिड फॉर्म में क्या है बच्चों? स्नो, क्या है? स्नो एंड आइस is present as ice caps at the poles of the earth। अर्थ के जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसमें जो पानी है वो बर्फ की फॉर्म में जमा हुआ है ना। तो जो बर्फ की फॉर्म है उसकी, जो स्नो है, तो बच्चों वो कौन सी फॉर्म है वाटर की? सॉलिड फॉर्म है ना। सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में पानी वहाँ पर जमा है। अच्छा, अब आगे स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, और कई सारे माउंटेन्स, जैसे कि आपको एक माउंटेन का नाम पता है? हिमालय। तो हिमालय एक माउंटेन है ना, तो वो भी स्नो से कवर्ड है। ग्लेशियर्स जो भी हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो पानी है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, बिल्कुल सॉलिड स्टेट में, यानी बिल्कुल ठोस। अच्छा, लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड
इवन अंडरग्राउंड। और जो लिक्विड फॉर्म में पानी है वो मेनली ओशियंस में, ओशियंस यानी समुद्रों में, लेक्स यानी झीलों में, अच्छा रिवर्स यानी नदियों में, और कुछ पानी जो है वो अंडरग्राउंड भी है। अंडरग्राउंड पानी का मतलब क्या होता है? जमीन के अंदर पानी है, ठीक है। तो जमीन के अंदर जो पानी है, नदियों में पानी है, लेक्स में पानी है, ओशियंस में पानी है, वो सारा पानी बच्चों कैसा है, किस फॉर्म में है? वो पानी लिक्विड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, तो गैसियस फॉर्म में पानी कहाँ है? तो हमारे आसपास जो हवा प्रेजेंट है उस हवा में थोड़ी नमी है, वो नमी जो है वो पानी है। पानी अपनी वाटर वेपर फॉर्म में है ना। जैसे कि अगर आप पानी को गर्म करते हो, लिक्विड वाटर जो पानी हम पीते हैं वो लिक्विड स्टेट वाला वाटर, जब आप उसे गर्म करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो वेपर स्टेट में आने लगता है, यानी भाप के रूप में ऊपर उठने लगता है। तो बच्चों वो भाप कौन सी फॉर्म है? वो पानी की गैसियस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? गैसियस फॉर्म। तो पानी की कितनी फॉर्म हुई? सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो आप अपनी प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। कैन यू रिकॉल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? क्या आपको कुछ प्रोसेसेस याद है वाटर साइकिल की? तो ये हम एक्टिविटी 16.3 में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ रह गया, देखो इसको। द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 फॉर्म्स कीप द टोटल amount of water on the earth constant even when the whole world is using it। यानी जो कंटिन्यूअस वाटर साइकिल है, यानी पानी की जो साइकिल चलती रहती है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों ये साइकिल जो है ये पूरी पृथ्वी पर पानी को मेंटेन करके रखती है, जिससे पूरा जो भी विश्व है वो सभी पानी का इस्तेमाल आसानी से कर सके, ठीक है। डज इट गिव यू एनी रिलीफ? क्या इसे सुनकर आपको थोड़ी शांति मिली? क्योंकि जो पानी का परसेंटेज अर्थ पर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और अगर इसकी साइकिलिंग नहीं होगी बच्चों तो ये पानी और ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 16.3 और रिकॉल करते हैं बच्चों वाटर साइकिल। फिगर 16.5 अभी दिखाते हैं। शोज द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल, दे आर लेबल्ड बाय द नंबर्स। मैच दीज नंबर्स विद द प्रोसेस गिवन इन द जम्बल्ड वर्ड। आपको जम्बल्ड वर्ड में दे रखी हैं। जम्बल्ड वर्ड देखो, यहाँ पर एक डायग्राम शोन है बच्चों, ये एक्चुअली वाटर साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो है, सबसे पहला ये RUDGON क्या बन रहा है? ग्राउंड। क्या बन रहा है? ग्राउंड। RAWET वाटर। तो फर्स्ट जंबल मैंने सॉल्व किया, क्या होगा बच्चों? ग्राउंड वाटर। देखो ये फर्स्ट है, देखो इधर ग्राउंड वाटर कहाँ है? ये रहा। तो ये ग्राउंड वाटर है, जो जमीन पर पानी है ना वो ग्राउंड वाटर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ ग्राउंड वाटर यानी जमीन से जो पानी है वो सारा पानी यहाँ आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और ये यहाँ पर समुद्र से पानी है, ठीक। आगे देखो बच्चों, सेकंड प्रोसेस क्या है? यहाँ पर सेकंड प्रोसेस जो बनेगी बच्चों वो इवेपोरेशन बनेगी। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? जो लिक्विड स्टेट में वाटर है उसका वेपर फॉर्म में बन जाना, यानी पानी की भाप बन जाने को इवेपोरेशन कहा गया है। तो ये जंबल भी सॉल्व हुआ बच्चों। ये जंबल क्या है? इवेपोरेशन। समझ में आया? सबसे पहला जंबल क्या था? सबसे पहला जंबल वर्ड कौन सा था? यहाँ पर सबसे पहला आएगा बच्चों ग्राउंड वाटर, दूसरा आएगा इवेपोरेशन। गॉट इट? समझ में आया अच्छे से? अच्छा, अब थर्ड देखो बच्चों, थर्ड में कौन सी वाली प्रोसेस हो रही है? थर्ड में ये पानी जो है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ वाटर साइकिल चल रही है बच्चों। तो इस वाटर साइकिल में ग्राउंड से जो पानी है वो सबसे पहले क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ,
ठीक है। अब इवेपोरेशन के बाद क्या हुआ, बादलों में गया। अब बादलों में कौन सी प्रोसेस हुई, कंडेंसेशन। कौन सी प्रोसेस हुई, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, बादलों में जो पानी है, नमी है, बादलों में डस्ट है, कई सारे जो पार्टिकल्स हैं बादलों में, तो वो पार्टिकल्स आपस में ठंडे पड़ जाते हैं, है ना, आपस में रहते हैं एक साथ, ये कंडेंसेशन होता है ना। तो कंडेंसेशन हो गया बादलों में। अच्छा, अब देखो ध्यान से, फिर यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, यानी बादल बन गए। ठीक, बादल बन गए, देखो ये रहे बादल, बादल बने। अच्छा, अब आगे देखो ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस हुई। ट्रांसपायरेशन कहाँ है, ये 5th स्टेज पे यहाँ पर शो किया गया है। ट्रांसपायरेशन मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में कुछ याद है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो इवेपोरेट होता है, तो बच्चों उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो फिर ये आ जाएगा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखो बच्चों, यहाँ पर फिर कौन सी प्रोसेस होगी, इनफिल्ट्रेशन। कौन सी प्रोसेस है, इनफिल्ट्रेशन। देखो ये रहा, ये प्रोसेस कौन सी है, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस में बच्चों जो पानी है वो मिट्टियों में अंदर रिस जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और साथ ही जो 7 नंबर पर दे रखा है बच्चों, तो ये प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, पानी जो है बादलों से वो अर्थ पर आ रहा है एज अ रेन, तो इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो चलो बच्चों एक बार रिकॉल करते हैं सारी प्रोसेसेस, मेरे साथ बोलिए बच्चों। सबसे पहला था ग्राउंड वाटर, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या था, इवेपोरेशन में बच्चों पानी की भाप बनती है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है बादलों का ठंडा होना, यानी बादल जो हैं वो डस्ट फॉर्म में हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं बच्चों, यानी वेपर फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म, ये प्रोसेस कंडेंसेशन होती है। ठीक है। अच्छा, क्लाउड्स यहाँ पर दे रखे हैं, देखो ये बादल बने हुए हैं, ये क्लाउड्स, यानी जो भी वाटर वेपर बनी है उनका एक जगह एकत्रित हो जाना, एक जगह जमा हो जाना, है ना। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है बच्चों, जिस प्रोसेस से जो ट्रीज हैं, ट्रीज की जो लीव्स हैं वो जो एक्स्ट्रा वाटर हैं उसको रिलीज कर देती हैं और वो पानी भी इवेपोरेट हो जाता है और बादलों तक पहुंच जाता है। ठीक है। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो पानी जमीन पर है वो मिट्टी में रिस जाना, यानी मिट्टी से अंदर की तरफ चले जाना, जमीन के अंदर चला जाना पानी, उस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस से जो बादलों में पानी है वो अर्थ पर आता है। ठीक है, चलो तो अब एक बार वाटर साइकिल की फॉर्म में बच्चों इसको देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं वाटर साइकिल में कैसे एक बार हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, ये पेड़ों से जो वाटर है, ये पानी जो है बच्चों, ये पानी सबसे पहले इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होकर बादलों में जमा हो जाता है। ये जो सी है, इसका वाटर है, ये सब पानी इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होकर क्या होता है, बादलों में जमा हो जाता है। फिर बादल ठंडे पड़ते हैं, साथ ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और फिर यहाँ पर क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स जो है वही तो टूटते हैं, बादल ही तो टूटते हैं, फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस हो गई। फिर पानी की फॉर्म में ये जब अर्थ पर आते हैं पानी की फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या हुई, जब ये पानी अर्थ पर आ जाएगा तो मिट्टी पर गिरेगा, और मिट्टी पर गिरेगा तो मिट्टी इस पानी को सोख लेगी अपने अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। आई होप आपको वाटर साइकिल अब बहुत अच्छे से रिकॉल हो गई होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय सिविक बॉडीज, यानी ज़्यादातर जो टाउन
टाउन्स और सिटीज़ हैं उसमें वाटर सप्लाई सिस्टम यानी पानी भेजने का जो भी सिस्टम है वो सिविक बॉडीज़ करती हैं। अब सिविक बॉडी क्या होती है? सिविक बॉडीज़ बच्चों जैसे सिटी की पंचायत हो गई, सिटी की काउंसिल हो गई, सिटी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, आपने सुना है नगर पालिका, नगर परिषद। तो बच्चों ये जो सिविक बॉडीज़ हैं ये मेंटेन करती हैं वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है। अच्छा आगे देखो, द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बाई लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स। और जो पानी है वो कहाँ से लेकर आती हैं? ये सारा मेंटेनेंस का काम सिविक बॉडीज़ करती हैं। बट सिविक बॉडीज़ पानी का अरेंजमेंट कहाँ से करती हैं? अपने घर से पानी देती हैं, इनके घर पे कोई पानी तो लगा नहीं है ना, इनके घर पे पानी कहाँ से आया? तो ये जो पानी है ये पानी ये लेक्स वगैरह से, रिवर्स वगैरह से थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स यानी पाइप के ज़रिए घर घर पानी की सप्लाई करती हैं। समझ में आया? अच्छा, लेकिन कई सारे बच्चों ऐसे गांव हैं जहां पर जो पानी की सप्लाई है वो नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? देयर पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेस। तो वहाँ के जो लोग होते हैं बच्चों उनको पानी लाना पड़ता है डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, यानी किसी नदी से पानी ले आए, कहीं कुएं से पानी ले आए, है ना। Often people and even children have to walk several kilometers to fetch water. अक्सर कर लोगों को और बच्चों को कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। अब प्यास तो लगी है और घर के जितने भी काम हैं बिना पानी के हो नहीं सकते, पानी की अवेलेबिलिटी गांव में है नहीं, तो क्या करेंगे? बड़ी दूर 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 से पानी भर भर के ये लोग लाते थे, है ना। बट हमारे घरों में मेनली पानी की सप्लाई आसानी से हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि हमारे शहर में सिविक बॉडीज़ काम करती हैं। वो क्या करती हैं? वो पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घरों में पानी की सप्लाई करती हैं, है ना। पाइपलाइंस के थ्रू, वो पाइपलाइंस जो होती हैं वो ज़मीन में हो सकती हैं, अलग अलग इनके नेटवर्क होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं पाइपलाइंस का। जो पाइपलाइंस डायरेक्ट रिवर से जुड़ी होती हैं, नहर से जुड़ी होती हैं, तो अलग अलग जगह से पानी की सप्लाई हमारे घरों तक हो जाती है। बट ये जो विलेजेस हैं बच्चों, इन विलेजेस में पानी की सप्लाई नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बहुत दूर दूर से पानी लाने के लिए, ठीक है। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर इन फैचिंग वाटर। जो बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है पानी लाने के लिए, और पानी लाने की वजह से वो बच्चे जो हैं वो स्कूल भी रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाते, रोज़ स्कूल भी नहीं जा पाते, है ना। तो इससे इनका कितना नुकसान होता होगा इनकी स्टडीज़ का। Women have to perform a number of household chores, यानी जो women's हैं उनको घर के कई सारे काम करने पड़ते हैं। If they have also to spend time to fetch water, it adds to their burden. यानी अब उन्हें पानी और इतनी दूर दूर से लाना पड़ा तो उनके लिए कितना ज़्यादा बर्डन हो गया। उनको ऑलरेडी घर का इतना सारा काम करना पड़ता है, पूरे घर को मेंटेन करना पड़ता है, और साथ ही अगर उन्हें पानी लाना पड़े इतनी दूर दूर से तो उनके लिए कितना बोझे वाला काम हो गया बच्चों, है ना। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। ज़्यादातर जो लोग हैं वो कुओं से पानी लाते हैं, ट्यूबवेल से लाते हैं, और हैंडपम्प्स जो लगे होते हैं उनसे पानी लेकर आते हैं, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू दीज सोर्सेज गेट वाटर? तो कुएं में, ट्यूबवेल्स में, हैंडपम्प्स में पानी कहाँ से आता है? रिवर्स का तो हमें समझ में आया, रिवर्स में पानी आता है, लेक्स में आता है, पहाड़ों के थ्रू पानी बहता हुआ आता है, रिवर फ्लो करती हुई आती है। रिवर्स के बारे में पढ़ा है ना, बहुत बढ़िया। बट बच्चों जो कुएं हैं और जो ट्यूबवेल्स हैं, हैंडपम्प्स हैं, इनमें पानी कहाँ से आता है? क्या आपने कभी सोचा है? तो बच्चों इनमें जो पानी आता है वो पानी ग्राउंड वाटर है। कौन सा पानी है? ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के अंदर जो पानी है वो ग्राउंड वाटर है। समझ में आया?
अच्छा, तो चलो अब ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, यानी सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है, पानी का जरिया है, वो क्या है? ग्राउंड वाटर। ठीक है। इफ वी डग अ होल इन द ग्राउंड, अगर हम जमीन में एक गड्ढा खोदें नियर अ वाटर बॉडी, वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट, यानी अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा अगर हम खोदें तो उसकी मिट्टी को आप टच करके देखना, उसकी मिट्टी में कुछ कुछ नमी होगी, है ना। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड, और जो नमी आप महसूस करेंगे तो बच्चों वो जो नमी है वो आपको ये बताएगी कि इस जमीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड में पानी की मौजूदगी है, यानी अंदर पानी है, जमीन के अंदर पानी है। तो देखो पता लगाने का कितना बढ़िया तरीका है कि आप थोड़ा सा गड्ढा खोदिए और उस सॉइल का मॉइस्चर टेस्ट कर लीजिए। इफ वी डिग डीपर एंड डीपर, और जितना गहरा हम खोदेंगे वी वुड रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन द रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर। तो हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे, जितना ज़्यादा हम गहरा उसे खोदेंगे हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर जगह होगी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, और कुछ गैप्स होंगे, यानी कुछ पत्थर वगैरह रखे होंगे, उन पत्थरों के बीच में कुछ गैप्स होंगे, उसमें वाटर भरा हुआ हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में बच्चों दे रखा है। इस फिगर में यहाँ देखिए ध्यान से, ये ग्राउंड है, ये ज़मीन के अंदर बिल्कुल जो पानी है ना उस पानी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये मिट्टी के बीच में देखो, मिट्टी के बीच में ये जो जगह है यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और यहाँ से देखो ये हैंड पंप लगा दिया है। हमने आपसे कहा हैंड पंप में पानी कहाँ से आता है? हैंड पंप में पानी इनके थ्रू आता है। आप हैंड पंप को चलाते हैं तो हैंड पंप जैसे ही आप चलाओगे ये पानी जो है ये बाहर आएगा, ये नीचे का पानी ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है हैंड पंप के थ्रू, है ना। तो चलो आगे देखो बच्चों, आगे हम कहाँ थे? यहाँ द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर लेवल, और जो अपर लेवल होता है यानी सबसे ऊपर वाला जो लेवल जहाँ से पानी मिलना शुरू होता है, जैसे आपने गड्ढा खोदा, ठीक है, जैसे आपने गड्ढा खोदा, इतना बड़ा गड्ढा खोद लिया, तो इतने बड़े गड्ढे में यहाँ पर पानी अगर आपको मिलना शुरू हो गया है तो ये अपर लेवल है। क्या है ये? अपर लेवल। द वाटर, और इसको हम क्या कहते हैं? वाटर टेबल। ठीक है, जो अपर लेवल है इसको हम वाटर टेबल कहते हैं। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी हर एक जगह पर डिफरेंट वाटर टेबल होती है, एंड इट मे इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस, और बदल भी सकती है ना, पानी का लेवल है भाई, ठीक है, बदल भी सकता है, सेम भी हो सकता है। द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर, यानी अगर आपने 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदा तो वहां पर भी वाटर टेबल आपको पाई जा सकती है। वाटर टेबल बस उस लेयर की बात कर रहे हैं जहां से पानी मिलने की शुरुआत होती है। और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड, यानी बहुत नीचे भी पानी हो सकता है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, और जो वाटर टेबल के नीचे जो पानी है उसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर अच्छे से समझ में आया। अब व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर? अब ये ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है? ये ग्राउंड वाटर जमीन में पहुंचता कैसे है? तो बच्चों यहाँ पर प्रोसेस होती है जिसे हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर द रेन वाटर एंड द वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर एंड पॉन्ड्स सीप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द empty spaces and cracks deep below the ground
मतलब क्या है, जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, और पानी कुछ अदर सोर्सेज से जैसे कि रिवर से पानी आ गया, पॉन्ड से पानी आ गया, तो ये सारा पानी मिट्टी के नीचे चला जाता है, मिट्टी में अंदर की तरफ चला जाता है। मिट्टी में अंदर की तरफ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। कुछ मिट्टी के अंदर की तरफ पत्थर होते हैं, पत्थरों के बीच में स्पेस होता है, तो पानी वहाँ पर रिस जाता है। सीप का मतलब क्या होता है, सीप का मतलब क्या होता है, रिस जाता है, पानी अंदर पहुँच जाता है। और द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, और जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में जो पानी है वो ग्राउंड में रिस रहा है, यानी जो जमीन है उसमें रिस रहा है, उस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो आपको इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस अब बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। द ग्राउंड वाटर does get recharged by this process। जो ग्राउंड वाटर है इससे रिचार्ज हो जाता है, यानी ग्राउंड में पानी पहुंच जाता है। At places the ground water is stored between layers of hard rock below the water table। और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, यानी जो पत्थर वगैरह हैं उनकी लेयर्स के बीच में पाई जाती है, जो कि वाटर टेबल से नीचे होता है। दिस इज नोन एज एक्यूफायर्स। उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूफायर्स कहते हैं। वाटर इज इन द एक्यूफायर्स कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबल्स और हैंड पम्प। तो देखो बच्चों, ये एक्यूफायर्स है, ये देखो ये पत्थर है, इस पत्थर, ये भी पत्थर, तो इन दोनों पत्थर के बीच में ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस में भी पानी भरा है, और ये जो स्पेस है, ये स्पेस जो है वो वाटर टेबल के नीचे है, ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो स्पेस है, इस स्पेस से जब हैंड पंप के थ्रू पानी निकाला जाता है तो इसको हमने एक्यूफायर कह दिया। वाटर टेबल क्या है, ये जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है ना, ये वाटर टेबल है। वाटर लेवल के नीचे, टेबल के नीचे जो पानी है, ये पानी, इसको हमने एक्यूफायर नाम दे दिया। क्या दे दिया, एक्यूफायर। मगर है तो ये जमीन के अंदर ही पानी ना, तो ग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं, बट इसमें एक स्पेशल नाम दिया, एक्यूफायर। Water in the aquifers can be usually pumped out with the help of tube and hand pumps। और जो हैंड पम्प्स, ट्यूबल्स लगा दिए जाते हैं जिनके थ्रू जो पानी है उन्हें खींच लिया जाता है और पानी का इस्तेमाल करते हैं। Have you ever been to a site where construction work is going on? क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो? मैं तो गई हूँ, आप गए हो? जाना ज़रूर एक बार। From where do the workers get water for the construction? तो जो कर्मचारी हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं बच्चों, तो वो जो मजदूर हैं वो पानी कहाँ से लाते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए? कंस्ट्रक्शन करेंगे, सीमेंट में पानी तो मिलाना पड़ेगा, कि सूखा सूखा सीमेंट लगा देंगे? पानी की ज़रूरत तो मेनली बहुत ज़्यादा पड़ेगी उनको, तो वो पानी कहाँ से लाते हैं? मे बी यू हैव सीन बोरिंग बीइंग डन at such sites to reach the water table। आपको पता है यहाँ पर बोरिंग की जाती है। बोरिंग क्या होती है? होल करना। बोरिंग का मतलब वो नहीं है जो कोई भी चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, आपने कह दिया बोरिंग है, तो वो वाला बोरिंग नहीं है। ये बोरिंग का मतलब है होल करना, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ज़मीनों पर होल कर देते हैं, वाटर टेबल की तक पहुँच जाते हैं। इंक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डग। और आप वहाँ के लोगों से जानकारी कर सकते हैं कि आपने इसको कितना गहरा खोदा है। बट बच्चों थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है वहाँ से थोड़ा सा दूर रहिएगा, और अगर किसी बड़े के गाइडेंस में करें आप ये काम तो ज़्यादा बेटर होगा। Can we keep on drawing water from underground? Can we keep on drawing water from underground? यानी क्या हम पानी को जमीन से निकालते रह सकते हैं? How will it affect the water table?
ये वाटर टेबल को कैसे अफेक्ट करेगा, यानी अगर हम कंटिन्यूअसली जो ज़मीन के अंदर पानी है उसका इस्तेमाल करते जाएंगे, उसे निकालते जाएंगे, तो क्या ग्राउंड वाटर कम नहीं होगा? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो वाटर टेबल है उसमें भी कुछ कमी आई है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।